यहाँ आलू उगाना बस अली गारसी के लिए ही मुमकिन है। इसकी वजह है सदियों पुराना खेती का एक तरीका, रामली, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत के ऊपर। ट्यूनीशिया के उत्तरी तट पर खारे पानी से घिरे इस रेतीले इलाके में खेती का ये खास तरीका है। 17वीं सदी में अंदलूसिया से लौटने वाले अरब लोगों ने गार एल मेल शहर के पास एक खारे लगून के नजदीक छोटे छोटे खेत बनाए थे। रिटायर्ड टीचर अली गारसी कहते हैं कि फसल की सिंचाई ज्वार भाटे पर निर्भर है। ज्वार के साथ भूमध्य सागर से खारा पानी आता है। एक बार ये तय स्तर पर आ जाए तो ये ताजे पानी की पतली परत को ठोस रेतीली जमीन से नीचे धक्का देकर फसल की जड़ तक पहुंचाता है। हमें पता है कि ताजा पानी हल्का होता है, इसलिए ये हमेशा खारे पानी से ऊपर रहता है। इसलिए बस ताजा पानी ही फसल की जड़ तक पहुंचता है। पहाड़ियों पर होने वाली बारिश से ताजा पानी आता है। इसी तरह पौधों की सिंचाई होती है। हम ऊपर से उन्हें कभी नहीं सींचते और हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ कुआं या जल भंडार नहीं है। अली गारसी क्यारियां बना रहे हैं, वो आलू बोने को तैयार हैं। कोई भी खेत 4 मीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं है। हवा और भूमि कटाव से बचाव के लिए ये लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। सिंचाई के कुदरती सिस्टम के कारण किसान साल भर फसल उगा पाते हैं। अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ती और इसके कई और फायदे हैं। कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती। खारी मिट्टी कुदरती तौर पर ही ज्यादातर कीड़ों से बचाव करती है। किसान प्रति हेक्टेयर सालाना 20 टन तक आलू, बीन्स या प्याज उगा सकते हैं। अपने खास स्वाद के कारण यहाँ उगी सब्जियाँ बहुत महंगी बिकती हैं, लेकिन सारा काम हाथ से करना पड़ता है, इसलिए कई लोग ये खेती छोड़ चुके हैं। जोहरा नाफेफ यहाँ अली गारसी से मिलने आई हैं। वो स्थानीय कृषि और मछली पालन संगठन की अध्यक्ष हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की ओर से रामली को वैश्विक अहमियत वाली कृषि धरोहर पद्धति के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए 2 साल तक मेहनत की। मान्यता मिलना फसल की कीमत बढ़ाने की दिशा में अहम है। इससे किसान अपनी उगाई चीजें ज्यादा कीमत पर बड़े सुपरमार्केटों में बेच सकेंगे, वैसे ही लेबल के साथ, जैसा बाकी ऑर्गेनिक खाने पर होता है। किसानों को प्रोत्साहित करने का यही इकलौता तरीका है। आखिरकार ये ऑर्गेनिक खाना है और पारंपरिक खेती के मुकाबले इसे उगाना ज्यादा महंगा पड़ता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि उस इकोसिस्टम को बचाने की भी जरूरत है जिस पर ये खेती निर्भर है। ट्यूनीशिया की जल आपूर्ति को ज्यादा टिकाऊ तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर विमर्श के लिए किसान, इंजीनियर और वैज्ञानिक साथ आए हैं। अली गारसी को उम्मीद है कि इस इलाके के अनूठे इकोसिस्टम की हिफाजत में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जैसे संगठन मदद कर सकते हैं। लोगों को समझना होगा कि अनियंत्रित विकास हमारे आसपास के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इस इलाके को वाटर इनलेट से लाभ मिलता है, समंदर और धरती दोनों से, लेकिन इन्हें हो रहा नुकसान बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर जमीन के इस्तेमाल में हुए बदलावों के चलते लोग ऐसी जमीन पर इमारत बना रहे हैं जो बिल्डिंग के लिए सही नहीं है। ये बड़ी चुनौती है और हम ट्यूनीशिया की सरकार और बाकी सभी पक्षों के साथ मिलकर मुमकिन समाधान तलाश रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में हो रही तेजी के अलावा शहरी इलाकों का अनियंत्रित विस्तार और समुद्र तट के पास पर्यटन के बढ़ते ढांचे ने इस क्षेत्र पर बुरा असर डाला है। अब ज्वार के समय रामली के सारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। जब उन्होंने लगून के बीच से होते हुए सड़क बनाई तो साफ था कि समंदर से लगून में आने वाला पानी ब्लॉक हो जाएगा। जब हमने शिकायत की तो प्रशासन सड़क के नीचे नहर खोदने को राजी हो गया ताकि पानी का रास्ता साफ हो सके, लेकिन उसमें बहुत कम ही पानी आता है। इससे उस पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा है जिस पर हमारे खेत निर्भर हैं। ऐसे निर्माण प्रोजेक्ट्स को रुकवाने के अलावा जोहरा नाफेफ ये भी चाहती हैं कि युवा भी खेती की इस पारंपरिक पद्धति को अपनाएं। हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने खेत ना बेचें। नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों को सब्सिडी भी देते हैं ताकि उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
अली गारसी के खेत में उगे आलूओं को देखकर सारी मेहनत सार्थक लगती है। वो चाहते हैं कि इलाके के 300 और किसान भी रामली परंपरा को जीवित रखने में मदद करें।